हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 10 का सेकेंड टॉपिक। ओके, और उस टॉपिक का क्या नाम है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था इस चैप्टर का, ओके, ग्रेविटेशन का फर्स्ट टॉपिक था, वो क्या था? ग्रेविटी, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने क्या करा था? डिटेल्स में चर्चा करा था। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसका एक और नाम क्या है बच्चों? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जगह में अगर ये पूछता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो आप क्या करेंगे? दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज इसके बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रेविटी के केस में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है? एवरी बॉडी एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो उसके लिए हमने क्या नाम दिया था? ग्रेविटी। अगर इस अर्थ पे एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अट्रैक्ट कर रहा तो उस केस में हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों एक और बात बताइए कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। चलिए मानते हैं, जैसे एक अभी हम एग्जाम्पल देखा, जैसे क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर बात ये हो, चलिए ठीक है, एक बॉडी जैसे क्या होता है, अगर एक बॉडी जैसे हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? मार्कर है ना, ये इसका कवर। ओके, अब ये क्या, ये यहां पे रखा है, ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर जो थे ये नहीं बताए थे, या ग्रेविटी के ये जो हमारा इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बात करा था, बताया था हम लोगों को, है ना, जो उन्होंने जो प्रपोज किया, बताया कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है ना, तो उन्होंने ये बताया था कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, ये भी यूनिवर्स में, तो ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा तो होना चाहिए ना, अट्रैक्शन तो होना चाहिए। तो अभी अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना? अर्थ के केस में क्या, अर्थ तो फेंकेंगे तो अर्थ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? चलिए एक और बात आती है कि अगर एक कार जा रहा है, ठीक है, एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, अचानक ये आपस में कोलाइड क्यों नहीं होता है? टक्कर क्यों नहीं होता है? अगर अट्रैक्ट करता तो यहाँ पे कोलाइड तो होनी चाहिए ना, नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए बच्चों, ऐसा होता है जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन तो ये बताया कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? अट्रैक्ट टू ईच अदर, या एवरी ऑब्जेक्ट दूसरे अदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कहने का मतलब, अगर हम एक चीज सोच यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर एक बॉडी है और एक और बॉडी है, ठीक है, ये दोनों का जो बॉडी का जो मास है m1 और m2, है ना, ये बॉडी का मास, ये भी कार है ये भी कार है, ये एक लाइन में, तो ये कोलाइड क्यों नहीं होता है? कोलाइड तो होनी चाहिए ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर के अनुसार, तो ये कोलाइड क्यों नहीं होता है? ओके, तो बच्चों आप अगर मान लेते इसका मास, जैसे अगर बात होती है कि ये इसलिए नहीं कोलाइड हो रहा कि दोनों का मासेस क्या होता है? सेम होता। अगर ये दोनों का मास सेम है इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर चलिए ठीक है, अर्थ इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि मास उसका हमारे कंपेयर में ज्यादा, इसलिए अट्रैक्ट कर लेता है। क्या होता है? अट्रैक्ट। ये तो बात चलिए फैक्ट है कि वो हमारा मास जो है कम है, लेस है कंपेयर टू अर्थ, बहुत कम है, बहुत 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 कम है। हमारा जो मास है बहुत कम है, मतलब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है हमारे कंपेयर में, ठीक है, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर सेम मास इसका चीज हो, जैसे ये भी एक कार है ये भी एक कार है, ये भी को ऑब्जेक्ट ये भी को, दोनों का मास सेम है, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे हो तो करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं? बट हम लोगों ने क्या देखा था? मोशन जो हम लोगों ने देखा था क्या? थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ क्या बताता है? अगर एक कोई चीज
दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है तो वो भी क्या करेगा, बदले में आपको फोर्स अप्लाई, मतलब एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है कि नहीं। तो क्या होता है, एक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, मतलब सॉरी रिएक्शन फोर्स है ना, एक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अगर ये बॉडी इस पे अगर अट्रैक्ट करता होगा तो ये भी अगर सेम मासेस का है, बात समझेंगे, सेम मासेस का, अगर ये बॉडी इस पे अट्रैक्ट करता होगा इन द यूनिवर्स तो ये भी तो इस पे अट्रैक्ट करता होगा। जब जितना ये फोर्स अगर मान लेते ये 5 न्यूटन, मास इसका क्या है, अगर मास कहते हैं 5 केजी है, इसका भी 5 केजी है, मतलब मासेस दोनों का सेम है। तो ये 5 न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स इससे एग्जर्ट हो रहा है बॉडी 1 से बॉडी 2 में 5 न्यूटन, कितना हम कहेंगे 5 न्यूटन। तो ये भी तो सेम, एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी तो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा वो भी क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। तो जब 5 होगा तो दोनों के केस में हमने क्या देखा था, ये क्या था बच्चों, माइनस, मतलब अपोजिट जो डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको माइनस लेते हैं। तो ये भी 5 है और ये भी -5 है, हम देखेंगे ना। तो क्या होता है, अगर इक्वल है मतलब क्या है, जीरो फोर्स यहां अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो। तो यहां तो फोर्स मतलब इक्वल हो गया, इसलिए क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ओके, अगर मान लेते हैं, अगर एक बॉडी, अगर हम कहेंगे एक बड़ा सा बॉडी है, एक छोटा बॉडी, इसका मास ज़्यादा है m1 का, m2 का कम है, m2 का क्या काम है, तो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए ना। ऐसे मान लेते ये अर्थ है, ये छोटा कोई बॉडी, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मास ज़्यादा है, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अट्रैक्ट करने में क्या होता है, तो अट्रैक्ट करने का मतलब जैसे हम है ना, तो जब हम है तो एक बात बताइए, हम नीचे तो है लेकिन वो अर्थ हमको क्या कर रहा, ऐसे जकड़ के क्यों नहीं रखा, हम तो अपने आप में मूव हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्यों, इसलिए कि वो फोर्स जो एग्जर्ट मेरे पे, अर्थ जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है कि हम अट्रैक्ट करेंगे। और ये क्या हो रहा है, हम मतलब ये हमारा का एक हैबिट हो चुका है, हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हैबिट हो रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ये क्या हम लोगों का हैबिट हो जाए, कंटिन्यूअसली फोर्स एग्जर्ट करता है हम लोगों पे, इसलिए क्या हो रहा है, ये हैबिट हो चुका, हमको पता नहीं चलता कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। और हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बैलेंस अपने आप को कर लेते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो हम भी तो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना अपने आप को बैलेंस होने के लिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस ऐसा होते रहता है, ऐसा चलते रहता है ना, तो एक हैबिट बन गया जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि वो क्या अर्थ हमें अट्रैक्ट करता है। ओके, क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है। हाँ, कोई ऐसी चीजें है जैसे ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन इतना अट्रैक्ट, अर्थ भी अट्रैक्ट करता है हम लोगों को, इसीलिए तो हम स्टेन है ना आज, आप भी वॉक कर लेते हैं, रन कर लेते हैं तो उड़ते रहते हैं हवा में, तो इतना वो फोर्स एग्जर्ट करता है ना। इसके बदले में जब आप जाते तो आप भी तो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ना। और क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअसली हैबिट हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, पता नहीं चलता है इस चीज को। ओके, चलिए, ये तो कुछ था। अब देखिए, बात होता है आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हमारा टॉपिक होने वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बच्चों, आग लगा दीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक और नाम से क्या जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी हमने टॉपिक जो डिस्कस करा था जिसके बारे में, उसमें उन्होंने ये बताया, एक और जो ग्रेविटी था उसको इन्होंने क्या किया, एक लॉ का नाम दिया, ग्रेविटी, है ना। तो क्या लॉ का नाम दिया, जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर कह सकते हैं नॉन एज आल्सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होता है, सेम चीज है, वही है। ओके, तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब ये है, इस लॉ में न्यूटन सर जो एक लॉ दिए हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, इन्होंने इस लॉ में ये बताया कि यूनिवर्स में, इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कैसे, तो बच्चों पहला इनका ये है कि एक जो ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट हम लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ओके। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये तो अभी तक हम लोग ये चर्चा करते आ रहे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस लॉ में, ये जो लॉ दिए इसमें कुछ बताएं डिटेल्स में, और भी कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताएं। इसमें बड़ा क्या किए हैं वो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, बड़ा क्या किए हैं, इन्होंने बताया कि एवरी इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, और विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। चलिए यहां तक पता, बट इन्होंने क्या किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इन्होंने ये बताया इसमें कि इसका जो मास होगा इसका मास होगा, कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2, इसका जो मास जो होगा ऑब्जेक्ट 1 और ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, देखिए ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में, ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो ये जो इसके बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, ये क्या होगा, ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इसका मास और इसका मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट है, मास है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या होगा, फोर्स होगा। इन्होंने ये बताया, ओके। ये थोड़ा सा इस लॉ में थोड़ा बड़ा करके बताएं। सेकेंड इन्होंने क्या बताया, इसी से रिलेटेड इन्होंने ये बताया कि द प्रोडक्ट यस कंप्लीटेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। अब इन्होंने ये बताया कि अगर एक बॉडी है, एक बॉडी है दूसरे बॉडी, तो ये एक डिस्टेंस में रखा गया है ना, ये क्या एक डिस्टेंस में रखा गया है ना, यस। तो इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उन्होंने क्या बताया, स्क्वायर। इन्होंने बताया कि ये डिस्टेंस r जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ये क्या होगा, स्क्वायर में होगा, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस वो स्क्वायर में होगा। ये r स्क्वायर क्यों होगा, ऐसा इन्होंने बताया लॉ में। पहला बताएं कि इसका जो मास होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, जो बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी जो अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का मासेस जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट इन्होंने बताया कि इसी में क्या होगा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर में होगा। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर में होगा। क्यों बच्चों, देखिए स्क्वायर का मतलब ये, हम तो कहेंगे कि ये यहां एक बॉडी है कि हाँ, तो इसके बीच में सिर्फ डिस्टेंस r होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, r होनी चाहिए, d होना चाहिए। डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं ना, चलिए d भी होनी चाहिए, r होनी चाहिए। तो स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर एक बॉडी यहां पे है पॉइंट ए पे, एक बॉडी पॉइंट बी पे है, तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r। तो अभी तक हम लोग नहीं समझे थे, लेकिन इस केस में इन्होंने ये बताया, इसलिए बता कि मान लेते हैं अगर एक कोई बॉडी है, जैसे एक कोई मैग्नेट है और एक कोई नेल या कोई आयरन चीज ले लेते हैं, पीस ऑफ आयरन है, एक मैग्नेट है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मैग्नेट के पास, जैसे अभी इतना दूरी तक है, ये इसके बीच में ये डिस्टेंस है ना। अब क्या करेंगे, इसके बीच में क्या है, अभी फोर्स जो है कम लग रहा है। जैसे जैसे हम इसको सामने लाएंगे ना बच्चों, देखिए अभी इतना था तो इसके बीच में फोर्स कम लग रहा था, जैसे सामने है थोड़ा सा फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, फिर फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा लगा, फिर फोर्स क्या हुआ, ज्यादा। अचानक जैसे सामने आ गया, इसका क्या करता है, इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे जैसे मैग्नेट की और ये पीस ऑफ आयरन जो है, जैसे जैसे ये आएगा सामने, वो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाएगी। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर मान लेते इससे जैसे जैसे ये दूर जाएगा इस मैग्नेट से, ये सपोज मान लेते ये मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट, इस मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाएगा ये आयरन है ना, तो आयरन क्या होगा, इसके बीच आयरन और मैग्नेट के बीच जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा फोर्स, है ना। लेकिन जैसे जैसे आयरन और इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इन्होंने बताया कि डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को, कुछ इस लॉ है, इस लॉ को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ओके,
तो बच्चों याद रखना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, और इसका नाम क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। बोलता है इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट, और एवरी बॉडी भी हम कह सकते हैं, इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट एवरी अदर बॉडीज with a force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये चीज को इन्होंने तो बताया, अभी चीज को मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ करते हैं, या क्या कहते हैं, मैथमेटिकल को करते हैं क्या, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए, तो पहला इन्होंने क्या बताया बच्चों, देखिए इन्होंने ये बताया कि एक कोई बॉडी है, ओके, एक और कोई बॉडी वन बॉडी टू, इसका मास m1 वी कैन से m2, बॉडी टू का मास m2, और इसके बीच के डिस्टेंस क्या बोला उन्होंने, r, जो क्या स्क्वायर में है, क्या है स्क्वायर में, बट स्क्वायर यहां पे इंडिकेट नहीं किया जाता है, जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स तब इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, पहला इन्होंने जो अपने डिफिनेशन में ये बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है, पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया अपना डिफिनेशन में कि एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसका जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोर्स, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट मतलब क्या, फोर्स लगा है, तो ये जो फोर्स होगा ना, ये m1 और m2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 मल्टीप्लाई m2, या अगर मल्टीप्लाई नहीं देंगे तो आप ऐसे लिखो m2, वी कैन राइट, यस। अब इसको वी कैन से इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, ओके, लेट इक्वेशन 1, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब इन्होंने डिफिनेशन में एक और पॉइंट इन्होंने बताया क्या, कि ये मासेस जो ये ऑब्जेक्ट है इसके बीच में जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में रखा गया है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उस डिस्टेंस का क्या नाम दिया, स्क्वायर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर में होगा, और ये क्या आएगा डिस्टेंस का, इन्होंने बताया कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो फोर्स हमारा है, ये फोर्स इसके बीच में जो लग रहा है, ये फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को होगा, डिस्टेंस होगा, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये स्क्वायर में होगा, ओके। तो चलिए हम ऐसे कह सकते हैं, सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने बताया अपने डिफिनेशन में, फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कभी भी ऐसा ही लिखा जाता है फ्रेंड्स, बच्चों याद रखेंगे, कभी भी बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये आता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता, ये डिवाइड में ही क्यों लिखा जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या क्या है, ऐसे लिखा जाता है, हमेशा माइंड में रखेंगे, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बात आता है तो उसको डिवाइड में लिखेंगे, ओके, डिवाइड में। चलिए अब इसको वी कैन से इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लें बच्चों, यस मान लेते हैं। अब क्या करो बच्चों, इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या करो, अब कंबाइन करो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइन करेंगे फ्रेंड्स, तो एफ हमारा ना, तो क्या इसको हम एफ ऐसे लिख दें, लिख सकते हैं ना, एफ तो सेम है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए। अब इस चीज को देखिए, हम लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड, देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, अगर बोलेंगे अब 1 कहाँ गया, तो 1 यहाँ छिपा रहता है, ऐसे है ना, तो कोई यहाँ पे 1 है बच्चों, ओके। चलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब बच्चों यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक बात, क्या ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे, कि ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, वो जब ब्रेक होगा, टूटेगा, रिमूव इसको जब कीजिएगा, तो इसके लिए क्या होगा, आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन होता टूटता है तो कुछ कांस्टेंट आते हैं, है ना, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक कर दिए, तो इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट में क्या आएगा, जी आएगा, कैपिटल जी, जब इसको ब्रेक करेंगे तो, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूं, ओके। और चलिए अब क्या लिखेंगे, m1 m2
आर स्क्वायर। सॉरी, इसको अच्छा से कर देते हैं बच्चों, कंबाइनिंग कर रहे हैं इक्वेशन को, सो वी कैन राइट डायरेक्ट m1 m2 आर स्क्वायर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब तोड़ेंगे बच्चों तो वी कैन, यहाँ g कांस्टेंट आता है, m1 g कांस्टेंट आता है बच्चों, m1 m2 डिवाइडेड r का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ जो g आया ना, इस g को क्या बोला गया है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है इसको। g को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई रिपीट, g जब ब्रेक यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब ब्रेक हुआ, रिमूव हुआ, तो इसके लिए कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट में कौन सा आया, ये g आया, कैपिटल G। और कैपिटल G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए ये प्रूफ हो गया ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने प्रूफ किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा कैसे करके है ना, ये आपको मैं प्रूफ कर दिया। ओके, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए अब ये जी हमारा जो बच्चों जी जो है ना, ये जी बहुत क्या, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, जी सुनिए जी, जाइए जी, बोलिए जी, प्यार से बोलते हैं ना जी। तो ये जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है जी को। ओके, जी को क्या बोले था बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, चलिए बच्चों एक चीज और, जी का कुछ वैल्यू भी होता है बच्चों, ये जी का कुछ वैल्यू है, जी जो हमारा है, प्यार से बोलते हैं जी, कैपिटल जी है ना, ये जी का भी वैल्यू है। क्या वैल्यू होता है फ्रेंड्स, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। रिमेंबर इट। ओके, ये क्या होगा, जब आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, वैल्यू को पुट करने में इजी होगा, जब रिमेंबर करेंगे सॉल्व इजीली कर लेंगे। ओके, चलिए अब एक चीज बात आया फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ना, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो मैंने क्या किया, प्रूफ किया, तो हमारा क्या आया फॉर्मूला, F इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड r स्क्वायर। देखिए आया हुआ है ना, तो ये आप हमेशा रिमेंबर कर लेंगे इसको, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये रिमेंबर करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा किसको रिमेंबर करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा बात था फ्रेंड्स, तो ये ग्रेविटेशनल जो है हमारा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ये है ना, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, यहां पे देखिए बहुत लंबा एकदम आया ना, न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। ये कैसे आया, ये कैसे आया, चलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा एसआई यूनिट, देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है ना, लेकिन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ बड़का जी, प्यार से बोलिए जी, आग लगा दीजिए, तो ये जी का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, इस जी का एसआई यूनिट क्या होता है, इस जी का एसआई यूनिट होता है जी इक्वल टू, एसआई यूनिट इसका होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो बच्चों ये कहां से आया, अब बोलेंगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से आया, ए न्यूटन मीटर। तो बच्चों यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी, बड़का जी, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड r का स्क्वायर। तो एक बात बताइए बच्चों, ये m1 m2 क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास का एसआई यूनिट क्या है, देखिए यहां दो मास है ना, यहां पे देखो यहां दो मास है, तो एक मास, बात समझिए ये कैसे आया, यहां पे मैं प्रूफ बता रहा हूं करके, ठीक है बच्चों समझा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट का मास है
m1, तो एक ऑब्जेक्ट का मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। एक और मास है m2, एक और मास है m2, तो इसका भी मास होगा, एक और मास है तो उसका भी केजी होगा। मास क्या होगा इसका? केजी होगा। तो बता, दो मासेस होता ना इस यूनिवर्स में, हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासेस के बीच की बात हो रही थी, तो दोनों मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या केजी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? केजी मल्टीप्लाई केजी कर दो तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। समझ में आ गया? केजी स्क्वायर यहां क्यों लिखे? अब चलिए दूसरी बात, अब यहां बात आता है कि सर मीटर स्क्वायर अच्छा क्यों लिखा गया है? बच्चों मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि देखिए इसके बीच में डिस्टेंस जो आ रहा था आर था, है ना, तो एक आर एक डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर होता है। अब यहां पे स्क्वायर है मतलब आर मल्टीप्लाई आर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक आर के लिए मीटर, दूसरा आर के लिए मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, यही ले आ गया मीटर स्क्वायर। और ये फोर्स, तो भैया फोर्स क्या? यही न्यूटन, इन न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स, तो फोर्स दे दिए। तो ये जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये प्रूफ करके कभी भी अगर क्वेश्चन आस्क करता है ना, एग्जाम में पूछता है ना, तो आप ऐसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, और जी का वैल्यू क्या बच्चों? जी का वैल्यू हमारा क्या है? जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। और जी को बेसिकली क्या बोला जाता है? जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये जी जो हमारा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, इस जी को क्या बोला जाता है? इस जो जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू तो मैंने बता रखा है। ओके, तो बच्चों आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और आज आप आग लगाएंगे तो एग्जाम में भी आग लगने वाला है ना, तो आप क्या करेंगे? एग्जाम में आग लगाना। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं बच्चों आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।